Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another article of this lecture that's named as Millikan's oil drop experiment. Dear students, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कोर्स के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आई गेस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। मिलिकन एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, इस चीज को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक थोड़ा लेंदी है, मैंने आपके बुक को भी यूज करना है। यहाँ पर थ्योरी में इतनी ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं आपके सामने मैथमेटिकल डेरिवेशन करूंगा और एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाऊंगा कि मिलिकन ने उस कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन राइट नाउ। Dear viewers, Millikan's oil experiment, Millikan's oil drop experiment actually किस चीज की वेरिफिकेशन करता है, ये हमें बताता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी है। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी है आप सबको पता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन ये चार्ज हमें कैसे मिली, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो याद रखिएगा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का जो बुनियादी काम है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। अब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था 1909 में, इन 1909। और ये किसने किया था, ये किया था आर ए मिलिकन। आर ए मिलिकन एक्चुअली इसने एक डिवाइस्ड की थी टेक्निक। उस टेक्निक की बुनियाद पर हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं बाय अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। एक अच्छे तरीके से मेजरमेंट करके हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा डियर व्यूवर्स के 1909 में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड हुई थी, लेकिन अब तक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अननोन था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हमने फाइंड नहीं किया था। फिर आगे चल के चार्ज टू मास रेशो भी हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। तो याद रखिएगा यहाँ पर मास हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में रखनी है। चलें आते हैं हम एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। वो फिगर मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आप देखेंगे कि वहां पर उसने कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था मिलिकन ने। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक मर्तबा देख लेते हैं आपके बुक में से। डियर व्यूवर्स, आप इस चीज को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये चीज आप देख लें, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहीं पर ही मैं सेटअप को समझाता जाऊंगा और इन कंडीशंस को यहीं पर ही एक्सप्लेन करता जाऊंगा। डियर व्यूवर्स, जब भी कोई साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है, उस एक्सपेरिमेंट करने से उसको ये होता है कि मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मेरे जो बाहर वाले इफेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट, वो कम से कम पड़े। तो इसलिए ही मिलिकन ने एक चेम्बर में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उस चेम्बर को ऑब्जर्वेशन चेम्बर का नाम देते हैं। ये पार्ट आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देख लें, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, इस एरिया का नाम है हमारे पास ऑब्जर्वेशन चेम्बर। तो ये एक चेम्बर था जिस चेम्बर के अंदर हमने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाना था। तो ये चेम्बर है जिसका नाम यहाँ पर सी लिखा पड़ा है। अब इस चेम्बर की दो विंडोज थी, एक W1, एक W2। आप देख सकते हैं विंडो यानी ओपनिंग थी। ठीक है, तो ये दो ओपनिंग थी। इस चेम्बर के अंदर दो प्लेट्स रखी गई। कौन सी दो प्लेट थी, एक पॉजिटिव प्लेट कंसीडर की गई, एक नेगेटिव प्लेट कंसीडर की गई। पॉजिटिव प्लेट को हमने एज अ पी कहा और नेगेटिव प्लेट को हमने एज अ पी प्राइम कहा, या पी डैश, जो भी आप इसको जो है प्रोनाउंस करना चाहें। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि वैक्यूम चेंबर होगा। वैक्यूम चेंबर के अंदर दो विंडोज होंगी, जो ओपनिंग्स होंगी उन वैक्यूम चेंबर की। और उसके बाद उसी वैक्यूम चेंबर के अंदर, ऑब्जर्वेशन चेंबर के अंदर, हमारे पास दो प्लेट्स होंगी और वो चार्ज प्लेट्स बनाएंगे। हम कैसे चार्ज बनाएंगे वो भी देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हमने पी का नाम दिया और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट थी उसको हमने पी डैश का नाम दिया। तो चलें अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इसका अगेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट इंट्रोड्यूस करवाई गई। आप ये देख सकते हैं इस, अब इस सोर्स ऑफ लाइट को ये किसी भी एक पॉइंट पर अक्यूमुलेट करना चाह रहा था, मतलब कंबाइन
रोकना चाह रहा था, किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करवाना चाह रहा था। तो इस चीज के लिए इसने एक लेंस यूज किया जो आप देख सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, जिसको एल से शो किया गया है। ये जब लाइट इस लेंस से क्रॉस हुई तो ये लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा एट अ सिंगल पॉइंट पासिंग फ्रॉम द विंडो W1। W1 विंडो से पास करने से वो किसी एक स्पॉट पर इसको क्या करेगा, आके रोकेगा, किसी भी एक स्पॉट पर इसको आके रोकेगा। तो ये तो हमने सिर्फ एक विंडो की बात की जो W1 से लाइट क्रॉस हो रही थी। अब W2 वाले केस में क्या है, W2 वाले केस में जो दो चार्ज प्लेट्स रखी गई थी, एक को हमने P का नाम दिया था, एक को हमने P डैश का नाम दिया था। जो P चार्ज प्लेट है उसके ऊपर एक होल बनाया गया, उसके ऊपर क्या बनाया गया, एक होल बनाया गया H नाम का, H उस होल का नाम, ठीक है। H रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ अपर प्लेट, जो अपर प्लेट है उसके उसके क्रॉस एक होल बनाया गया, उस होल का नाम हमारे पास क्या था, H। फिर क्या किया गया, उन प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस रखा गया, दैट डिस्टेंस इज D। उस डिस्टेंस को हम क्या करें, स्मॉल d के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन्हीं प्लेट्स को कनेक्ट किया गया किसके साथ, वोल्टेज के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे डीसी सप्लाई की बैटरी लगाई गई थी, ठीक है, ये डीसी सप्लाई की बैटरी है और डीसी सप्लाई की बैटरी में इसको कनेक्ट किया गया था। अब इस डीसी सप्लाई का काम क्या होता है। अच्छा डियर व्यूअर्स, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई थी वो फिक्स्ड नहीं थी, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते थे। तो यानी हम वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे थे यहाँ पर, वेरिएबल यानी कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे, वेरिएबल डीसी सप्लाई लगाएंगे, यानी वो सप्लाई जिसको हम कम और ज्यादा कर सकते। अगर हम उस डीसी सप्लाई को ज्यादा कर रहे थे तो इन प्लेट पर चार्जेस ज्यादा अक्यूमुलेट हो रही थी, और अगर हम उसको कम कर रहे थे तो इन प्लेट्स पर कम चार्जेस अक्यूमुलेट हो रही थी। क्यों, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर पी वाले पार्ट के साथ कनेक्टेड था, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं वो नेगेटिव यानी नीचे वाली प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दिया अराउंड अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन चेंबर, इस ऑब्जर्वेशन चेंबर के अंदर जो चीज हो रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई हो। अब इसके ऊपर बिल्कुल देख लें आप, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर ए नाम का एक एटोमाइजर लगाया गया। अब एटोमाइजर क्या होता है ये मैं आपको क्लास फर्स्ट ईयर में समझा चुका हूँ कि एटोमाइजर एक ऐसी चीज होती है, जैसे स्प्रे होता है ना, स्प्रे स्प्रे लगाने या परफ्यूम लगाने के लिए इसे हम एटोमाइजर कहते हैं। कि जब हम प्रेशर ज्यादा एक्सपीरियंस करवाते हैं उस, मतलब जिस चीज को हम प्रेस करते हैं उस पर ज्यादा प्रेशर, यानी अगर मैं यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये जो ड्रॉपलेट्स इस नाले से क्रॉस होंगे, इन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब क्रॉस होगा तो वो टिनी ड्रॉपलेट्स में हमें मिलता है। ये टिनी ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल है, मतलब इसके अंदर ऑयल रखा गया और ये टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल की मात्रा। अच्छा अब ये तो सारी चीज हो गई इस ऑब्जर्वेशन चेंबर के अंदर। अब मुझे भी तो इस चीज को ऑब्जर्व करना है, तो वैसे ये 3D व्यू होती है, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन चेंबर आपको नजर आ रहा है, दर हकीकत यहाँ पर 2D बनाया गया है लेकिन ये होता 3D में है। तो 3D से ये चीज बाहर निकलती है, ऐसे बाहर की तरफ आती है। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाई गई थी और माइक्रोस्कोप के अंदर किस चीज को ऑब्जर्व किया गया था, सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर एरिया को ऑब्जर्व किया गया था, जिस माइक्रोस्कोप को हम एम के साथ डिनोट कर रहे हैं। सो दैट्स द वर्किंग सेटअप ऑफ मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये उस एक्सपेरिमेंट का क्या था, एक सेटअप था जो उसने बनाया। सो आई होप कि आपको ये सेटअप इजीली समझ में आ गया होगा। चलें अब इन चीजों में हम क्या करेंगे, उनके पर्सपेक्टिव इनको हम जो है वो डिफाइन करना सीखते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट टू zoom out this one and wanna complete this statements, इन स्टेटमेंट को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये चीज मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये नीचे क्या लिखा पड़ा है इन लाइंस के, क्योंकि मैंने थ्योरी नहीं लिखनी वहां पर, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज समझाता जा रहा हूँ मैं। कहा गया कि स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज शोन इन दिस सेटअप, टू पैरेलल प्लेट्स पी एंड पी डैश। मैं आपको बता चुका था कि एक पी जो है और पी डैश क्या एक पैरेलल प्लेट्स लगाई गई थी इनसाइड द कंटेनर सी। ये कंटेनर था जिसको हमने चेंबर का नाम दिया था, उस कंटेनर के अंदर लगाई गई थी टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर करंट्स, यानी बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस रीजन की वजह से ये सेटअप उस कंडक्टर के उस कंटेनर के अंदर किया गया था। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। जो उन प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन थी, डिस्टेंस था, उसको हमने स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट किया। द अपर प्लेट पी हैज अ स्मॉल होल, जो ऊपर वाली प्लेट थी उसके ऊपर एक होल था छोटा सा, जिसको हमने स्मॉल एच के साथ डिनोट किया। और बाकी जो हमारे पास दूसरी विंडो थी उसमें से हम वोल्टेज देंगे किसको,
तो द प्लेट्स, प्लेट्स को देंगे, आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, ताकि इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी अबाउट दिस सेटअप। इस सेटअप के थ्रू आपको ये चीज समझ में आ गई। अब दर हकीकत डियर व्यूवर्स होता क्या है कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, या शायद आप में से कुछ बच्चे जानते भी हैं कि जब हम चार्ज को इंड्यूस करवाते हैं, यानी चार्ज को जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना चाहें, या कोई भी एक पार्टिकल हो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज कंडीशन में आ जाए, यानी हम उसमें चार्ज इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उस चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो एक उनमें से तरीका होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन। उनमें से एक तरीका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब चार्ज बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें कि अगर हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, दो क्या है न्यूट्रल बॉडीज, एन एंड एन प्राइम, ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं, अगर दोनों को आपस में फिजिकली कांटेक्ट में लाया जाए, फिर रब करके या फ्रिक्शन करके किसी भी, दोनों को अगर हम फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाएंगे। तो एक का काम क्या होगा, एक का काम होगा इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करवाना किसी दूसरे की तरफ, यानी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की बॉडी हो जाएगी। तो हमने बाय इंडक्शन, सॉरी बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग दो बॉडीज को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया। अब जिसके पास चार्ज जाए वो नेगेटिव चार्ज होती है, और जिससे चार्ज जा रही है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो ये करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। अब डियर व्यूवर्स क्या होता है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समझाया, क्योंकि अब यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन डिस्कस होगा, उन चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब होने क्या वाला है, अब एक चीज ये होने वाली है कि हमारे पास इस सारे सेटअप में इस एटोमाइजर जो आपको नजर आ रहा है, ये एटोमाइजर, इस एटोमाइजर से इलेक्ट्रिक चार्जेस, सॉरी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स, ये जो आउटर बाउंड्री आपको नजर आ रही है ना, नोजल की बाउंड्री, इस नोजल की बाउंड्री से जाके टकराएंगे। ठीक है, यानी ये नोजल की एक बाउंड्री मैंने आपके सामने बना दी है, और यहाँ से ड्रॉपलेट्स क्रॉस हो रहे हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाउंड्री के साथ टकराएंगे। ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स मैंने आपको बताए, ये बाउंड्री के साथ टकराएंगे, यानी ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी जो है न्यूट्रल है, और बाउंड्री भी तो न्यूट्रल है, तो जब वो बाउंड्री से टकराएंगे तो क्या होगा कि ये जो ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज, ये ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिए, ये वाले, ये ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। यानी अब जो हमें बाहर मिलेंगे वो ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, हम मानते हैं, लेकिन ये कौन से ड्रॉपलेट्स होंगे, याद रखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे। अब इनमें से छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये लाजमी नहीं है कि हर ड्रॉपलेट पर एक ही किस्म की चार्ज हो। यानी हो सकता है कि अगर एक ड्रॉपलेट पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो एक ड्रॉपलेट पर तीन इलेक्ट्रॉन भी तो आ सकते हैं। हो सकता है एक ड्रॉपलेट पर चार इलेक्ट्रॉन आ जाए, पांच इलेक्ट्रॉन आ जाए, हो सकता है एक ड्रॉपलेट पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाए। यानी ये कांस्टेंट फैक्टर नहीं है कि हर जो है वो ड्रॉपलेट पर सिर्फ एक ही चार्ज आ जाए, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज भी आ सकती है। तो ये तो हो गया कि हमारे पास ड्रॉपलेट, अब चार्ज ड्रॉपलेट्स बन गए। ठीक है, अब ये जो चार्ज ड्रॉपलेट्स बन गए, अब ये नीचे की तरफ आएंगे। ये कहाँ पर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। यानी इनमें से जो ड्रॉपलेट्स ये आपको नजर आ रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स आएंगे नीचे की तरफ। अब इनमें से जो ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आएंगे, तो कुछ ड्रॉपलेट्स इस पॉजिटिव प्लेट के होल से क्रॉस होंगे, जो ऊपर वाली प्लेट हमने पढ़ी थी, इस ऊपर वाली प्लेट के होल से नीचे की तरफ आएंगे, यानी ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पर कोई एक ड्रॉपलेट बन जाएगा। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये ड्रॉपलेट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, जिसको हम कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम किसी एक ड्रॉपलेट की बात करते हैं, क्योंकि एक ड्रॉपलेट पर कितनी चार्ज होगी। मैंने एक बात आपको क्लियरली बता दी है कि ये लाजमी नहीं कि सारे ड्रॉपलेट्स पर एक ही चार्ज हो, डिफरेंट ही हो सकती है। हो सकता है कि एक पर 10 चार्जेस आ जाए, एक पर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने भी डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक ही ड्रॉपलेट को स्टिल डिस्कस करना है फिलहाल। तो हमने किसी एक ड्रॉपलेट को डिस्कस किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, जिसको कैपिटल डी के साथ हम रिप्रेजेंट किए। अब ये जो ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है, सिंपल सा रीजन है भाई, जो भी चीज है वो नीचे की तरफ क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इस ड्रॉपलेट को एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, जिस फोर्स को हम नाम देंगे एफ जी।
एंड एफ जी का मतलब यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखिएगा इस ड्रॉपलेट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कहां पर एक्ट करवाएगा, इसको डाउनवर्ड एक्ट करवाएगा। अब होगा क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने आपको वोल्टेज बताया था, इसका काम क्या होता है, इन प्लेट्स को चार्ज करना। ठीक है, मतलब पहले प्लेट अनचार्ज थी, जब ड्रॉपलेट अंदर आएगा तो इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करेगा, तो ये इस पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और इस पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, यानी नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, ऊपर वाली पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि वेरिएबल डीसी सप्लाई होने वाला है, तो जैसे जैसे मैं चार्जेस को बढ़ाता जाऊंगा कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव का अमाउंट पॉजिटिव प्लेट पर बढ़ गया तो ये चार्ज जो है ये तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन की तरफ है। अब ऊपर की तरफ उनको कौन सा फोर्स अटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी अगर ऊपर अमाउंट बढ़ गया तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स को कम करना है तो ऊपर वाले चार्जेस को मैं कम करूंगा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, वेरिएबल के हिसाब से मैं कम करूंगा तो वही ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी इसका केस कुछ यूं बनेगा, यहाँ पर मैं बनाता जाऊंगा कि ये जो चार्ज है ये नीचे की तरफ आएगा किस रीजन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और यही जो चार्ज आपको नजर आ रहा है ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा होगा तो वो जो ऑयल ड्रॉप है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स कम कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ लेके जाएगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब होने क्या वाला है, हमें इसी जो मतलब ड्रॉपलेट है इसको हम किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस वोल्टेज वेरिएबल को अगर हम चेंज करते जाएंगे तो कोई ना कोई एक पॉइंट आने वाली है जिस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वोल्टेज पर ये चीज होने वाली है, तो हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप इस एम से हम देखेंगे, और हमें जब ये सेंटर पर ऑब्जर्व होगा, जब ये ड्रॉपलेट एट द सेंटर आ जाएगा तो हम उस वेरिएबल रेजिस्टर को फिक्स कर देंगे कि भाई अब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्या हो गई है, स्टेबल हो गई। जो ड्रॉपलेट है वो कहाँ पर है, एट द सेंटर है, और इस चीज को हम कहाँ से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से, जो थ्रू द लाइट है, मतलब जो लाइट उस पर लग रही है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, तो वो चीज हमें क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, तो हमने एक फिक्स्ड पोटेंशियल रखना है जिसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या करेंगे, आपस में इक्वल करेंगे। तो ये थोड़ी सी कंडीशन है जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी अबाउट दिस पर्सपेक्टिव। चलें अब हम आते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पर। ये सारी थ्योरेटिकल बातें आपके बुक में भी लिखी पड़ी हैं, मैंने इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ करना था कि ये मैथमेटिकल कंडीशन किस तरीके से आए। तो चले मैं आपको अब मैथमेटिकल डेरिवेशन पर लेके चलते हैं कि इस मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप की जो है हम मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको ऑयल ड्रॉप क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपने देख लिया कि भाई हमने उस जो है स्प्रे के अंदर, सॉरी उस एटोमाइजर के अंदर हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हमारे पास ऑयल होना चाहिए, इस वजह से उसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा। मैथमेटिकली डियर व्यूवर्स हमने ये चीज देखी कि भाई जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो किसके बराबर है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स की इक्वेशन में प्रीवियसली बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, सबको पता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, चार्ज की, तो ई मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड, तो क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एम जी डिवाइडेड बाय ई। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मैं मास की बात कर रहा हूँ ना, एम, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो मास ऑफ ड्रॉपलेट है, क्योंकि हम स्टिल ड्रॉपलेट को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर फिर आएंगे। तो एम जी डिवाइडेड बाई ई की बात कर रहे हैं। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उसको भी मेजर करने के मेथड है लेकिन डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते आप। तो मैं सिंपली कहूंगा कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें, वी अपॉन डी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है वी अपॉन डी, पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। तो क्यू बराबर हो जाएगा फिर एम जी डिवाइडेड बाई ई, इस ई की जगह पर मैं क्या रखूंगा, वी डिवाइडेड बाई डी। अब ये डी डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो चार्ज की जो इक्वेशन हमें फाइनलाइज मिली वो क्या मिली, एम जी डी एंड डिवाइडेड बाय डी। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन हमने बना दी चार्ज के लिए। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमें चार्ज की इक्वेशन चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन करेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये फैक्टर्स हमें पता है या नहीं पता। देख लें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है, आप डी यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स भी मेजर कर सकते हैं आप, और वी जो है वो वोल्टेज है, वो तो हम दे रहे हैं, हमें पता है क्या है।
लेकिन इनमें से एक और फैक्टर है, दैट इज मास ऑफ ड्रॉपलेट। अब हम डिस्कस करेंगे मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कि हमें उस ऑयल ड्रॉपलेट का मास कैसे डिटरमाइन करना है। यानी बस ये लास्ट इक्वेशन बची हमारे पास कि हाउ कुड वी डिटरमाइन द मास। हम मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, अब प्रीवियस फर्स्ट ईयर में मैं आपको ये चीज समझा चुका था अबाउट ड्रैग फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स हम बातें कर चुके हैं, जो आई थिंक 6 चैप्टर है अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज को मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूंगा, फिर हम वो केस डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज हो, जैसे मैं रेन ड्रॉप का एग्जांपल ले लेता हूँ, कि अगर रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, रेन ड्रॉप अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस लोकेशन पर, फिर इस लोकेशन पर, फिर इस लोकेशन पर, हमें पता है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ए बी सी एंड डी, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट्स स्पीड इंक्रीजेस, है ना, इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये है इन वैक्यूम, जब जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो फ्री फॉल में इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एयर प्रेजेंट हो, इन केस एयर प्रेजेंट, अगर एयर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, फर्स्ट इट इंक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे अगर यहाँ पर 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 20 हो गई। अगर एयर प्रेजेंट है तो ये 20 क्या होता जाएगा, मेंटेन होता जाएगा, अगेन 20 मीटर पर सेकेंड, अगेन अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। अब इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों में एक बेस्ट चीज ये हो रही है कि अंडर द सर्टेन पॉइंट द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। क्यों, क्योंकि ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब वो जो ड्रैग फोर्स इन एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगा। और वो वेलोसिटी, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, सबको पता है कि उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी पर वो क्या आता है, कांस्टेंट तरीके से नीचे आ रहा है। इसका सिंपल एग्जांपल पैराशूट में आप पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम में, जिसमें कोई पैराट्रूपर अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो बड़ी रफ्तार से आता है, लेकिन सडनली जब अपने पैराशूट को ओपन करता है तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से उसका वेट जो होता है नीचे की तरफ आने वाला और ऊपर की तरफ लगने वाली ड्रैग फोर्स खुद को मेंटेन कर लेती है, बराबर कर लेती है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर भी उस ड्रॉपलेट के साथ यही हिस्सा है। तो वो जो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा था ना, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रैग फोर्स भी तो लगेगा ना, जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और सर्टेन पॉइंट पर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आने वाला है। तो यहाँ पर भी हम यही केस डिस्कस करने वाले हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, हमें पता है कि अगर हम मास ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करें तो एक बात हमने बता दी आपको कि एफ डी यानी ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। अब ड्रैग फोर्स की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ आप पढ़ चुके हैं। इक्वेशन क्या होती है, 6 पाई ईटा इंटू आर वी एंड टी, क्योंकि अभी हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वी टी का मतलब क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होता है, वेट विच इज एम इंटू जी, ये भी आपको पता है। मुझे मास ऑफ ड्रॉपलेट चाहिए तो जी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके डिवाइड करेंगे, तो एम किसके बराबर हो गई, एम बराबर हो गई 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी डिवाइडेड बाई जी। हम जी के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखें, वी टी फाइंड करना आसान है हमारे लिए। वी टी क्यों फाइंड करना आसान है, क्योंकि हम किसी भी मेथड से पता कर सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें ड्रॉपलेट का डिस्टेंस भी पता चल जाए, कितना डिस्टेंस तय किया और टाइम उसको कितना लगा, तो एस अपॉन टी करके हमने वी टी की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी हम टर्मिनल वेलोसिटी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन याद रखिएगा, मैं यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं चार्ज वाली को, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। लेकिन इसमें जो फैक्टर है ना, वो है ये आर, रेडियस, कि हमें रेडियस कैसे फाइंड करना है उस ड्रॉपलेट का। तो चलें इसी को ही हम थर्ड पार्ट में भी स्प्लिट करेंगे। आपके बुक में डियर व्यूवर्स ये डायरेक्ट लिखा पड़ा है, मैं इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ ताकि हर चीज आपके लिए क्लियर होती जाए। थर्ड पार्ट पॉइंट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर फॉर रेडियस। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप का क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट का हमें रेडियस चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, हमें डेंसिटी की इक्वेशन पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम ये मास बात कर रहे हैं उस ड्रॉपलेट का मास, और वॉल्यूम भी उस ड्रॉपलेट का। तो अगर मुझे मास चाहिए तो वॉल्यूम डिवाइड कर रहा है, इस साइड क्या करेगा, मल्टीप्लाई।
तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये भी एक फैक्टर है इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे अभी मैंने मास की इक्वेशन बताई ना, इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसी को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मास, और अभी हम यूज करेंगे, आप देखिएगा। अब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट है, और हमें पता है कि जो ड्रॉपलेट की शेप होती है वो स्फेरिकल नेचर की होती है। स्फीयर का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। अब वॉल्यूम इसके बराबर होता है स्फीयर का, वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास को रखेंगे सेम, रो यानी डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह पर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज। अभी हमने मास किसके बराबर किया था, आप इक्वेशन 2 में देख लें। मास को हमने बराबर किया था, वो मास की जगह पर रखेंगे 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी डिवाइडेड बाय जी, और ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें कौन कौन से फैक्टर कैंसिल होने वाले हैं। 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स जाएगी, और 4 पर 2 टाइम्स जाएगी। पाई वाला टर्म पाई में कैंसिल हो जाएगा, और आर को अगर क्यूब में खत्म करेंगे तो R2 बचेगा, यानी आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बची, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये 3 देख लें, नीचे डिवाइड कर रहा है, वो ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 टाइम 3 इज 9 हो गया। ठीक है, इसी तरीके के साथ बाकी कौन सी इक्वेशन रही, 9 हो गया। अब ईटा को भी हम सेम रखेंगे, ये वाला टर्म, और वी टी भी हम सेम रखेंगे, वी टी। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या आया, ये 2 आपने देखा था, ये ऊपर था, ये अब इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या रहा, दूसरा हमारे पास रहा रो की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 रो, और जी तो ऑलरेडी पड़ा था 2 रो जी। अब इस साइड क्या बचा, आपने देखा था कि आर क्यूब में खत्म हो गया तो आर स्क्वायर, इस साइड सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर बचा। ठीक है, अब अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर की, तो मैं स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या दे दूंगा, अंडर रेडिकल दे दूंगा। सही है, अब आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस इक्वेशन से, आर की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिल गई। ठीक है, उस इक्वेशन को यहाँ पर हम मास के सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन को फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे, तो हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाएगा, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट फाइंड हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। हमें देखिए कांस्टेंट वैल्यूज नहीं पता, ठीक है, ये उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, उसने एक्सपेरिमेंट करके हर चीज डिटरमाइन की। तो आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं बल्कि आर की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए फिर हम अंडर रेडिकल देंगे, ऐसे ऐसे अंडर रेडिकल देंगे तो इसका अंडर रेडिकल खत्म हो जाएगा। इसका जो भी आंसर आए फिर हम सेकंड इक्वेशन पर पुट करेंगे, और सेकंड इक्वेशन का जो आंसर आए वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमें चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप फाइंड हो जाए। अब यहाँ से एक पंगा स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। पंगा कुछ यूं बना कि अब ये चीज तो सारी हो गई, लेकिन दर हकीकत वो जो ड्रॉपलेट्स को डिस्कस कर रहा था ना, तो ये चीज नोट की कि जो ड्रॉपलेट्स उसको नजर आ रहे हैं, उस ड्रॉपलेट पर कोई एक चार्ज नहीं है। एक पर दो, दो इलेक्ट्रॉन थे तो एक पर तीन, एक पर चार, एक पर पांच, एक पर छह। अब ये उसके लिए डिफिकल्ट वैल्यू थी, क्योंकि अगर देखे ना, एक पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, जाहिर सी बात है। दूसरे पर दो है तो कुछ अलग वैल्यूज मिलनी है, तीसरे पर अलग है तो कुछ अलग वैल्यूज मिलनी है, यानी हर पार्ट की अलग अलग वैल्यू मिल रही थी। अब उनमें से कुछ वैल्यूज मैं आपके सामने नोट डाउन कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी अकॉर्डिंग टू देयर मैथमेटिकल डेरिवेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लियरली यहाँ पर लिखता हूँ, ताकि आपको फिर लास्ट में कोई इशू ना हो कि हमने आर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की। यहाँ से मैं इस मास वाले ऊपर वाले पार्ट को एड करूंगा। अब यहाँ पर मैं ये चीज लिखूंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये जो 3 है ना, 3 आपको नजर आ रहा है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ 9। ये ईटा सेम रहेगा, और वी टी को भी हम सेम रखेंगे, 9 ईटा वी टी। अच्छा, ये ईटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबको पता है। डिवाइडेड बाय जी को तो सेम रखेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला देख लें, जो टेबल लगाई थी हमने 2, रो भी सेम नीचे आ जाएगा और जी भी सेम आ जाएगा, ये रहा आर स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रेडिकल देते हैं, तो इसका स्क्वायर अंडर रेडिकल में खत्म हो जाएगा, बाकी उन सारे फैक्टर के ऊपर ये चीज रहे। तो रेडियस भी मिल जाएगा, मास, फिर मास की इक्वेशन में हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूं, तो मास के टर्म्स में हम रेडियस की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो मास भी मिल जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में फिर आपको चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट भी मिल जाएगा। हाँ, तो हम उस पंगे की बात कर रहे थे। अब पंगा कुछ यूं पड़ा कि एक ड्रॉपलेट पर एक चार्ज नहीं थी बल्कि अनलिमिटेड चार्जेस थी। ठीक है, तो एक पर दो थी, एक पर तीन, एक पर चार। लेकिन फिर उसने ना एक एक सीरीज स्टार्ट की। उसने कहा कि अगर पहले ड्रॉपलेट की बात करते हैं तो उस पर चार्ज आ रही थी -3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम। फिर जब दूसरे की बात कर रहा था, दूसरे में उसको मिला -4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलम। फिर जब उसने थर्ड ऑब्जर्व किया तो थर्ड में क्या था, -6.4 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अब उसने ना एक चीज ऑब्जर्व की, उसने कहा कि
इन सबको एक कांस्टेंट टर्म है जो डिवाइड कर रहा है, इन सबको एक कांस्टेंट टर्म है जो डिवाइड कर रहा है, और वो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, वो कांस्टेंट टर्म है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी जब उसने ऑब्जर्व किया कि -3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 के साथ, तो जवाब 2 आ रहा है। इसी तरीके के साथ -4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 को जब हम डिवाइड कर रहे थे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो जवाब 3 आ रहा है। इसी तरीके के साथ जब हम -6.4 को डिवाइड कर रहे हैं, अच्छा, इंटू 10 पावर माइनस 19 को डिवाइड कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, तो इसका जवाब 4 आ रहा है। उसने कहा कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है जो सबको डिवाइड कर रहा है, और बाकी जो नंबर मिल रहे हैं वो इनके इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल कैसे, अगर 2 को 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब ये ऊपर वाला टर्म आएगा -3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये आप सॉल्व कर सकते हैं खुद भी, ठीक है। अगेन उसने कहा 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, तो इसका जवाब ऊपर वाला न्यूमरेटर आने वाला है। इसी तरीके के साथ 4.4 को 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आने वाला है। तो इसने कहा कि हमें जो अमाउंट मिलेगा ना, वो दर हकीकत इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एक कांस्टेंट नंबर का, और वो कांस्टेंट नंबर कौन सा है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होगा। और इसी तरीके के साथ उसने कहा कि ये जो हमको नंबर मिल रहा है ये क्या है, ये उस ड्रॉपलेट पर किसी एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज थी डिफरेंट, लेकिन उसने ये मेथड यूज किया कि हर किसी को अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करके उसने कहा कि यहाँ पर हर किसी पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूल। आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एंड अदर लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।